गुप्त राजवंश के सिक्कों पर चर्चा करने से पहले इनका आरंभिक इतिहास जान लेते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद लगभग 500 वर्षों तक उत्तर भारत में किसी भी शक्तिशाली राज का पता नहीं चलता है। मौर्यों के बाद देश अनेक राज्यों तथा गणराज्यों में बंट गया था। इनकी घटती बढ़ती शक्ति इस काल की विशेषता कही जा सकती है। कुछ काल के लिए शुंग सत्ताधारी हुए। पंजाब में विदेशी आक्रमणों, यवन, पहलव और शकों ने अपना अधिकार जमाया। इसके बाद कुषाणों ने राज्य स्थापित किया, पर वे भी अपना राज्य एक शताब्दी से अधिक नहीं चला सके। उत्तर पश्चिम से निरंतर होने वाले आक्रमणों के कारण भारतीय जनता शीघ्र ही एक ऐसे शक्तिशाली शासन की आवश्यकता का अनुभव किया जो इस उपद्रव को रोकने में समर्थ हो। उसके बाद हम देखते हैं कि 30वीं सदी में पश्चिमी भाग में नाग अथवा भाष्य बुटे। उन्होंने अपनी सतत संगठित टुकड़ों से भारत स्थित कुषाण साम्राज्य को चूर चूर कर दिया। उनका दावा है कि उन्होंने गंगा तक फैली सारी भूमि को अपने अधिकार में कर लिया था और 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। दक्षिण में वाकाटकों का उदय हुआ। उन्होंने न केवल दक्षिण में अपने राज्य का विस्तार किया वरन विंध्य के उत्तर में भी काफी बड़े भूभाग पर उनका प्रभाव था। तीसरी शक्ति का उदय पूर्व में हुआ। वह शक्ति गुप्तों की थी। वे पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक कोने से छोटे से राज्य के रूप में उदित हुए और अपने युग की महत्तम शक्ति कहलाने का गौरव प्राप्त किया। उनके साम्राज्य के अंतर्गत विंध्य के उत्तर का सारा भूभाग समाहित था। दक्षिण पर भी उन्होंने अपना प्रभाव डाल रखा था। बाहर से वाकाटक और गुप्त तीनों ही देश की उभरी हुई शक्तियाँ थी। तो आश्चर्य की बात कि उनमें परस्पर स्पर्धा के कोई चिन्ह नहीं दिखाई देते। वाकाटक सहज भाव से अपने उत्थान का श्रेय भारशुरों को देते। ऐसा प्रतीत होता है कि भारशुरों ने वाकाटकों के साथ अपने को आत्मसात कर दिया और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरने में उनकी सहायता की। गुप्त और वाकाटक दोनों ही सहज रूप से एक दूसरे शत्रु बनकर एक दूसरे के लिए स्थायी रूप से घातक हो सकते थे, किंतु इन दोनों के बीच भी सौराष्ट्र संबंध पाते हैं। इस प्रकार आंतरिक शांतिमय वातावरण के बीच गुप्तों ने अपना विशाल साम्राज्य की स्थापना की और 2 शताब्दियों से अधिक काल तक अपनी सत्ता बनाए रखने में समर्थ हुए। 260 ईस्वी में श्रीगुप्त ने दक्षिण पूर्व बिहार में गुप्त वंश की नींव डाली थी। श्रीगुप्त ने 260 से 280 तक शासन किया। इसके बाद उनके पुत्र घटोत्कच हुए। उन्होंने 280 से 300 ईस्वी तक शासन किया। गुप्त शासकों के अभिलेखों में जो वंशावली उपलब्ध है उनमें श्रीगुप्त और घटोत्कच के लिए केवल महाराज की पदवी से संबोधित किया है, जबकि उनके उत्तराधिकारी तथा तीसरे राजा चंद्रगुप्त प्रथम के लिए उन्हीं अभिलेखों में महाराजाधिराज का प्रयोग हुआ है। इस अंतर के आधार पर कुछ इतिहासकारों की धारणा रही है कि आरंभिक दोनों शासकों और तीसरे शासक की पद मर्यादा में महान अंतर था। इस संबंध में कहा यह जाता है कि गुप्त काल में महाराज शब्द एक महत्व घट गया था। वह अब सम्राट बोधक नहीं रह गया था। गुप्त वंश के उत्तरवर्ती राजाओं ने इसका उपयोग अपने उपरीकों और सामंतों के लिए किया है, अतः यह हीन मर्यादा का घोतक है। महाराज शब्द के प्रयोग से ऐसा जान पड़ता है कि श्रीगुप्त और घटोत्कच दोनों ही अपने समय में सामंत मात्र थे। कुछ इतिहासकारों की तो ये भी धारणा है कि गुप्त सम्राटों के ये पूर्वज छोटे जमींदार मात्र थे। शालीनतावश ही उनके उत्तराधिकारियों के अधीनस्थ एवं कर्मचारियों में उन्हें महाराज कहा है, पर यह सभी धारणा बेकार है। इस काल में ऐसा कोई चक्रवर्ती ज्ञात नहीं है जिसको गुप्त वंश के इन आदिराजाओं का सम्राट कहा जा सके। इसमें कोई शक नहीं कि महाराज का पद महाराजाधिराज से छोटा था और उसका प्रयोग उत्तरवर्ती गुप्तवंशी राजाओं के समय में पूर्विकों और सामंतों के लिए किया जाता था। किंतु इस बात का कोई प्रमाण अब तक उपलब्ध नहीं है कि जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि यह स्थिति गुप्त पूर्व अथवा प्रारंभिक गुप्त काल में भी थी। जिन लोगों ने श्रीगुप्त और घटोत्कच की हीन स्थिति की कल्पना की है वो सब बेकार है।
उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि अशोक एक महान राजा था, परंतु उसने सिर्फ राजन सदृश सामान्य उपाधि से ही संतुष्ट था। सातवाहन नरेशों ने भी, जिनके साम्राज्य का काफी विस्तार था, राज्ञ की उपाधि को पर्याप्त माना था। यही नहीं, मथुरा, पांचाल, कौसंबी और अयोध्या के आरंभकालिक राजाओं के लिए किसी उपाधि का प्रयोग नहीं मिलता। ईसा पूर्व की पहली शताब्दी में पहली बार इन राजवाड़ों में से कुछ के शासकों ने अपने लिए राजन तथा राग का प्रयोग किया। संभवतः उन्होंने ऐसा पंजाब के विदेशी शासक के संपर्क में आने के बाद किया। पहलव राजाओं के कारण ही स्थिति में परिवर्तन हुआ। फिर भी भारतीय राजा राजन और राग से ही संतुष्ट रहे। आरंभिक काल में महाराज का उपयोग भारतीय शासन तंत्र में पहली बार पुनिंदों ने किया। तदंतर गुप्त पूर्व काल में पश्चिमी क्षत्रप भी, जिनके राज का विस्तार सौराष्ट्र, गुजरात और मालवा में था, अपने को राग ही कहते रहे। गुप्तों से पहले कुषाण भी सम्राट की स्थिति में थे। उन्होंने अपने को महाराज रजतिराज कहा है, पर साथ ही उन्होंने अपने को केवल महाराज भी कहा है। महाराज कहलाने से उनके पद मर्यादा में किसी प्रकार की कमी आई हो, ऐसा किसी भी प्रकार प्रकट नहीं होता। महाराज शब्द का प्रयोग वकाटकों और भारसीयों ने भी किया है, किंतु उनमें से कोई भी किसी सम्राट के अधीन रहा ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसके विपरीत भारसी और वकाटक तो काफ़ी प्रभावशाली थे। उनके राज का भी काफ़ी विस्तार था। वकाटक महारानी प्रभावती गुप्ता ने, जो स्वयं गुप्त वंश की थी, अपने अभिलेखों में अपने प्रपितामह चंद्रगुप्त प्रथम और पितामह समुद्रगुप्त को उस समय महाराज कहा है। जब वे अपने अभिलेखों में महाराजाधिराज कहे गए हैं, निस्संदेह प्रभावती गुप्ता के मन में उनके प्रति अनादर तथा अधवहीनता के भाव न थे। ये तथ्य इस बात के प्रमाण है कि उन दिनों महाराज की उपाधि कोई हीन उपाधि न थी। गुप्त सम्राट स्वयं राजा शब्द को उतना ही हीन नहीं समझते जितना हम समझते हैं। ऐसी स्थिति में यह कहना कि महाराज शब्द श्रीगुप्त और घटोत्कच के किसी हीन स्थिति का द्योतक है, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। इस धारणा के विपरीत ये उस काल के शासक की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। परवर्ती काल में ही उसकी मर्यादा में उस समय कमी हुई जब इस उपाधि के धारण करने वाले शासक सम्राट शक्ति द्वारा पराजित किए गए। सम्राट सत्ता ने उन्हें अपनी उपाधि का प्रयोग करने दिया और अपने लिए महाराजाधिराज का नया और भारी भरकम उपाधि का आविष्कार किया। इस स्थिति की कल्पना हम सहज ही कर सकते हैं यदि हम अपने युग में ब्रिटिश शासनकाल में हुए महाराज और महाराजाधिराज उपाधियों की दुर्दशा पर ध्यान दें। इस काल में इसका प्रयोग बड़े जमींदार मात्र के लिए भी किया जाता था। यह स्पष्ट तथ्य है कि महाराज श्रीगुप्त और महाराज घटोत्कच काफ़ी शक्ति और प्रभाव वाले राजा रहे होंगे, पर बात वहीं पर आकर अटकती है कि हमको ना ही श्रीगुप्त ना ही घटोत्कच के कोई सिक्के प्राप्त होते हैं, पर क्या पता भविष्य में ऐसा हो जाए कि हमें कुछ जानकारी इन दोनों शासकों के बारे में मिल सके। चंद्रगुप्त प्रथम घटोत्कच के पुत्र और गुप्त वंश के क्रम में तीसरे राजा थे। वास्तविक अर्थों में इन्हीं को ही साम्राज्य का संस्थापक कहना चाहिए। वे 319 या 320 में राजगद्दी पर बैठे होंगे। अभिलेखों में उन्हें महाराजाधिराज कहा गया है। इस प्रकार उनकी उपाधि अपने पूर्वजों से बड़ी है और वह उनके सार्वभौम शासक होने का प्रतीक है। उनकी रानी महादेवी कुमार देवी ही पहली रानी है जिनका उल्लेख वंश सूचियों में हुआ है। वे लिच्छवी परिवार की थी। प्रयाग प्रशस्ति में उनके पुत्र समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा गया है और इसका उल्लेख सभी परवर्ती गुप्त अभिलेखों में हुआ है। जब चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त के वयस्क होने तक शासन करते रहे, जब समुद्रगुप्त वयस्क हो गए तो अत्यंत शालीनता के साथ चंद्रगुप्त प्रथम समुद्रगुप्त को राज अधिकार सौंप कर विरत हो गए। उनके द्वारा ऐसे करने का वर्णन
हरिसेन ने अत्यंत सजीव रूप से प्रयाग प्रशस्ति में किया है। तथ्य जो भी हो, अब तक उपलब्ध ज्ञान के आधार पर इतना ही कहा जा सकता है कि पूर्वी भारत के दो राज्यों लिच्छवी और गुप्त का विवाह के माध्यम से एकीकरण हुआ और इस प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम को एक काफ़ी बड़ा राज्य प्राप्त हुआ। किंतु चंद्रगुप्त का कोई अभिलेख अथवा लेख प्राप्त नहीं होता है जिससे उनके राज्य के विस्तार का विवरण प्राप्त हो सके अथवा यह जाना जा सके कि उन्होंने किस प्रकार सम्राट पद प्राप्त किया। अपने पुत्र और पुत्र के उत्तराधिकारियों के अभिलेखों में ही वे महाराजाधिराज कहे गए हैं। संभवतः उनके राज में मगध, साकेत और प्रयाग सम्मिलित थे। इन्हें ही पुराणों में गुप्तों का क्षेत्र बताया गया है। उनके साम्राज्य के विस्तार का ठीक परिचय उनके पुत्र के विजय बनने से प्राप्त हो जाता है। उनके बेटे समुद्रगुप्त ने अपना अभियान उत्तर में कौसंबी, श्रावस्ती, अहिछत्रा, मथुरा, पद्मावती के पड़ोसी राज्यों के विजय से आरंभ किया। इसका अर्थ यह निकलता है कि चंद्रगुप्त का राज वाराणसी से आगे गंगा के उत्तर न था। दक्षिण में कौशल नरेश महेंद्र के विजय से उनका अभियान प्रारंभ होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि उस समय तक साम्राज्य का विस्तार मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग, बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर और गंजाम जिले के कुछ अंश तक हो चुका था। पूर्व की ओर समुद्रगुप्त ने कोई अभियान नहीं किया। इससे जान पड़ता है कि समतट वाले अंश को छोड़कर बंगाल तक का भूभाग चंद्रगुप्त के राज में सम्मिलित था। पश्चिम में वह विदिशा की सीमा तक सीमित था, क्योंकि उन दिनों वाकाटक नरेश विंध्य शक्ति के वहां शासक रहने का हमें पता चलता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त प्रथम के साम्राज्य के अंतर्गत बिहार, बंगाल और बनारस तक का पूर्वी उत्तर प्रदेश अथवा उससे कुछ ही अधिक भूभाग था। किंतु खेल बात का है कि हमें चंद्रगुप्त प्रथम की वीरता और शौर्य की जानकारी नहीं मिल पाती है। इतना ही कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने वंश की भावी महत्ता का मार्ग प्रशस्त किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने कितने दिनों तक शासन किया था ये निश्चय कहना कठिन है। तो राजाओं ने कई प्रकार के सिक्के प्रचलित किए थे। चंद्रगुप्त प्रथम का एक ही प्रकार का सिक्का मिलता है। यह सिक्का चंद्र के लिच्छवी राजपुत्री कुमार देवी के साथ विवाह के स्मारक में तैयार किया गया था। अग्रभाग पर चंद्रगुप्त प्रथम, उसी के समीप वस्त्राभूषण में सुसज्जित कुमार देवी का चित्र है। राजा रानी को अंगूठी भेंट कर रहे। बाईं ओर चंद्रगुप्त और दाहिनी ओर श्री कुमार देवी लिखा है। पृष्ठ की तरफ सिंह वाहिनी लक्ष्मी का चित्र है। हाथ में नाल युक्त कमल लिए बैठी है। पैर के नीचे कमल है और लिच्छवी लिखा है। इस राजा रानी वाले सिक्कों को भी कुछ इतिहासकार समुद्रगुप्त द्वारा चला हुआ मानते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम का सिर्फ ये एक गुण मिला है, जिसे इतिहासकार हेलन का कहना है कि इस सिक्के को भी समुद्रगुप्त ने अपने पिता के विवाह के उपलक्ष्य में यादगार के तौर पर चढ़ाया था, परंतु कुछ इतिहासकार इसे चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा ही चलाया हुआ मानते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम का सिक्का भले ही एक ही प्रकार के मिलते हो, पर यह भी दो तरह के होते हैं। इसमें पहले सिक्के का वजन 7.44 ग्राम है, जो कि उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में टायडा नामक स्थान पर 1885 में मिला था, और इस सिक्के का वजन 7.50 ग्राम है। यह सिक्का बिहार राज्य के हाजीपुर नगर के बाजार में इसका पता लगा था। इसमें 22 सिक्के थे, किंतु केवल 14 सिक्कों का विवरण मिलता है। इसमें चंद्रगुप्त प्रथम का एक सिक्का था। समुद्रगुप्त के कई प्रकार के सिक्के थे, जिनमें दंडधारी प्रकार के 2 थे, धनुर्धारी प्रकार के 1 सिक्का, परशुधारी प्रकार का 1 सिक्का, चंद्रगुप्त द्वितीय के धनुर्धारी प्रकार के 3 सिक्के, छत्रधारी के 3 सिक्के, सिंहनिहिता के 3 सिक्के मिले थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत चलाया था। चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु 330 ईस्वी में हो गई थी। चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र समुद्रगुप्त, जो लिच्छवी वंश की राजकन्या कुमार देवी से उत्पन्न हुआ था, उनका उत्तराधिकारी हुआ।
समुद्रगुप्त ने अनेक युद्ध करके अपने राज का बड़ा विस्तार किया था। अनेक राजा महाराजाओं ने उनके बल को माना था, उनको अपना आधिपत्य माना। जिन राजाओं ने युद्ध की ठानी वे रणभूमि में पराजित हुए और उन्हें अपने राज से हाथ धोना पड़ा।